नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली में और हमारे साथ इस खास मुलाकात में एक विशिष्ट अतिथि हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। जोधपुर मारवाड़ से आपने छात्र राजनीति की शुरुआत की और आज पूरे देश के मंत्री हैं। अपने इस कैरियर को, अपने सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? बेशक मैं अगर पीढ़ी परंपरा से देखूं तो मेरा गांव सीकर ज़िले में शेखावटी से में है, लेकिन मेरा जन्म स्थान जैसलमेर है। मेरे नाना वहाँ अधिकारी हुआ करते थे, इस नाते मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ। पिताजी क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो उस नाते उनके ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण से अलग अलग जगहों पर रह कर के और अपने स्कूल एजुकेशन करने का भी अवसर मिला। कॉलेज के समय में मैं जोधपुर आया क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग उस समय जोधपुर में हुआ करती थी। इस नाते जोधपुर मेरी कर्मभूमि बना। मैं मानता हूँ कि मैं तो पॉलिटिक्स में बाय एक्सीडेंट आया था। हमारे उस समय जो विद्यार्थी परिषद के महानगर के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले महामंत्री भी थे, आदरणीय मुरलीधर राव जी, उन्होंने मुझे पिक किया और मुझे आइडेंटिफाई करके उन्होंने कहा कि तुम्हें छात्र राजनीति में आना चाहिए। और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा से धीरे धीरे करते करते मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जोधपुर के लोगों का प्यार, जोधपुर के लोगों का स्नेह और इसके साथ साथ में संगठन, मूल संगठन जिसके साथ में काम किया, सीमा जन कल्याण समिति जिसके साथ में काम किया, स्वदेशी जागरण मंच जिसके साथ में काम किया, समाज के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया और उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, उनका विश्वास, उस विश्वास के साथ में चलते चलते आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। सीमा जन कल्याण समिति की आपने बात की। आप सीमा जन कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। उधर रहते हुए आपने बॉर्डर के जो इलाके हैं, जो गांव कस्बे हैं, वहाँ पर आपने स्कूल्स बनवाए थे और हॉस्टल्स बनवाने में आपका बहुत काम रहा है। हाल ही में आप जो जैसलमेर भी थे और जोधपुर का भी एक सामरिक महत्व है बॉर्डर का एरिया होने की वजह से। सीमा की सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के लिए इन जो इलाके हैं, इनके नागरिकों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह कैसे तैयार कर सकते हैं? राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इनकी 17 तहसीलें जो है बॉर्डर की, अपनी सरकारी तहसीलें, बॉर्डर की तहसीलें। हम सब जानते हैं देश का बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण था, यकायक हुआ था। किसी भी तरह की भौगोलिक कोई भी सीमा रेखा नहीं थी। बॉर्डर एरिया पर जो है सुदूर क्षेत्र में बसी हुई ढाणियाँ, जहाँ कम्युनिकेशन कम्यूटेशन की बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, वहाँ ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स बनाए। बॉर्डर एरिया पे रहने वाले ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण से नहीं पढ़ा सकते हैं, कॉन्स्टेंट के कारण से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाना, उसके लिए जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में सब जगह छात्रावास स्थापित किया। ऐसे लगभग 250-300 बच्चे उन हॉस्टल्स में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, अबव कास्ट एंड ग्रेड। स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर, जहाँ यूथ रह करके शाम को खेलना शुरू करे, वो इकट्ठे हों। युवा यूनिफॉर्म फोर्सेज में जाएं, उसके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाना। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करना। और इसके अतिरिक्त पशुपालन, क्योंकि उस क्षेत्र की बड़ी आजीविका का आधार स्वरूप है। अकाल के समय में गायों की जो है सेवा के लिए, उनके जीवन बचाने के लिए कैंप चलाना। ऐसी वेरियस एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमने समाज में पेनिट्रेट किया। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि देश की अन्य सीमाओं की तुलना में यदि राजस्थान की ये जो भौगोलिक सीमा आज कंपैरेटिवली सुरक्षित है, कम चुनौतियां अगर वहाँ हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो सीमा जन कल्याण समिति ने पिछले 25-30 साल में जो वहाँ योगदान किया है वो है। सर, जल शक्ति मंत्रालय आपके पास में है। जब से ये मंत्रालय बना है, आप यहाँ के मंत्री हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान जो अपनी भौगोलिक दृष्टि से, जहाँ पर पानी का महत्व सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, वहाँ के लिहाज से आप अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी चुनौती भरी मानते हैं? देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपने बात कर जो है दूसरा प्रश्न पूछा, मैं वहाँ से प्रारंभ करता हूँ। निश्चित रूप से राजस्थान से और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान जो मेरा कर्म क्षेत्र रहा है,
गंभीर पानी का संकट मैंने अपनी आंखों से देखा है। परिवारों की महिलाओं को नित्य प्रतिदिन पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका रख करके घर से बाहर जाना पड़ता। देश के प्रधानमंत्री ने उस दर्द को समझा और ये कमिटमेंट किया कि 2024 तक हम हर घर में नल और नल से जल पहुंचाएंगे। 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस के दिन 2019 में उसको लॉन्च किया था और 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। 3 महीने केवल। लगा था कि सब कुछ ठहर गया है, शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ड्राइविंग फोर्स मैं कहूँगा वो कारक बनी कि आज मैं गर्व से बात कह सकता हूँ कि आज जब हम दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बैठ कर के बात कर रहे हैं, 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन 5.5 करोड़ नए घरों में कनेक्शन पहुँचा है। जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख था, आज 8.5 करोड़ क्रॉस कर चुका, 8 करोड़ 60 लाख से आगे पहुँचा है। बहुत से राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया। जल जीवन मिशन में राजस्थान की अगर बात करें तो कागज़ों में उसमें काम जो है वो उतना अपेक्षा के अनुरूप नज़र नहीं आता। राज्य सरकार के मंत्रियों से हम बात करते हैं, राज्य सरकार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ंड की कमी है, जो फंड कंट्रीब्यूशन रेशियो जो है केंद्र और राज्य के बीच में वो उसकी बात की जाती है कि पहले जो 90-10 था उसको ही किया जाना चाहिए, अभी जो 45-55 है। देखिए, मुझे लगता है कि ये अपनी विफलताओं का ठुकरा दूसरों के सर पर फोड़ने का नायाब उदाहरण है। 2014 से पहले जब 14th फाइनेंस कमीशन आया था तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की। कांग्रेस के ही एक राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उस फाइनेंस कमीशन ने जो कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन थे, जिसने ये तय किया था कि डिवोल्यूशन जो है वो पैटर्न चेंज होना चाहिए। उसी अनुशंसा पर 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया पिछली सरकार के समय में। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमिटी विच वाज एस्टैब्लिश्ड under the chairmanship of a chief minister belongs to Congress party, I don't want to name them। और उसने जो है उसने रिकमेंडेशन पे ये कहा था कि हर राज्य की आवश्यकता अलग अलग है। किसी राज्य ने अपने यहाँ पानी में 80% काम कर लिया, उसको NRDWP के प्रोग्राम का हिस्से में पैसा नहीं मिल पाता है, उसके साथ अन्याय है। किसी राज्य ने, राजस्थान ने सड़क में बहुत अच्छा काम कर लिया ग्राम सड़क योजना में, इसलिए उसको सड़क योजना में उतना पैसा नहीं मिल पाता। ये कैसे संभव? और इसके अतिरिक्त भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इतने सारे बड़े राज्य, सब राज्य 50-50% के इस वाटर जो है फंड शेयर पे, शेयरिंग पैटर्न पे काम कर रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य ने जो है 90% प्लस कवरेज किया है, गुजरात जैसा राज्य 85% पर पहुंचा है, और राजस्थान जो पैसा मिला है उसको भी खर्च नहीं कर पा रहा है। 2019-20 में जो पैसा दिया, 20-21 में जो पैसा दिया और 21-22 में जो पैसा दिया, उसका 30% हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ। 20-21 हज़ार करोड़ का बजट ओपनिंग बैलेंस समेत मिला करके उसमें से मात्र 600 करोड़ रुपए तक अभी खर्च हुआ है। और आज हम दिसंबर में बात कर रहे हैं, 1 जनवरी को नया बजट आ जाएगा और मार्च तक 3 महीने बाद में ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा। देखिए, अपनी विफलताओं को चिट्ठी लिख करके और मीडिया के कैमरे के सामने आकर के दूसरे के सिर पर डालना बहुत आसान है, लेकिन इस अपने राज्य की जनता के हितों को, उसकी समस्याओं को हरण के लिए काम करना बड़ा चुनौती लेनी पड़ती है। अब सरकार आपसी द्वंद्व से, आपसी विग्रह से बाहर आए तो इन सब विषयों पर जो है वो शायद फोकस कर सके। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब के आप चुनाव प्रभारी हैं, यहाँ आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह की परिस्थितियाँ नज़र आती हैं, और ख़ास तौर से अभी जब यहाँ मुख्यमंत्री तक बदल दिए गए हैं तो बीजेपी को आप कितना फ़ायदा देखते हैं इसमें? जहाँ तक सरकार बदलने का प्रश्न है, या बदल दिए जाने का प्रश्न है, या बदल जाने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि इस तरह का विग्रह, आपसी लड़ाई झगड़ा और उसके बाद में सरकारों में इस तरह के परिवर्तन होना या होने के प्रयास होना, ये कांग्रेस का पर्यायवाची हो गया है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं पंजाब में, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या स्कोप देखते हैं?
सिखों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में काम किया है, चाहे वो लंगर पर जीएसटी हटाना हो, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर खोलना हो, चाहे वो जो हरमंदिर साहब के ऊपर जो FCRA बैन लगाया हुआ था उसको हटाना हो, ऐसे अनेक सारे निर्णय। और उसके साथ साथ में कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन के लिए जिस तरह से काम किया, प्रोक्योरमेंट जिस तरह से लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हुआ है, उत्पादन भी बढ़ा है, MSP 50% एश्योर्ड जो है वो लागत मूल्य पर मिल रही है, और अब MSP का खरीद का प्रोक्योरमेंट का पैसा DBT किसान के घर में जा रहा है, किसान सम्मान निधि से किसान को पैसा मिल रहा है, निर्बाध खाद की आपूर्ति हो रही है, बीज की आपूर्ति हो रही है, नई वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं, किसान के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम शुरू किए जा रहे हैं, FPOs क्रिएट किए जा रहे हैं। उसके कारण से पंजाब एग्रेरियन स्टेट होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक एडवांटेज है। और उसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिस निवेश की घोषणा की आत्मनिर्भर भारत में, उसका भी एक बहुत अनुकूल प्रभाव है। कुछ परिस्थितियां किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के हित में बनाए गए कानूनों को लेकर के कुछ भ्रम फैला करके विपरीत परिस्थितियां खड़े करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की और लोकतांत्रिक परंपराओं में एक उच्च आदर्श को स्थापित करते हुए बड़ा दिल रख करके उन कानूनों को भी वापस विड्रॉ किया कि चलिए हमने किसानों के लिए किया था और देश के लिए वापस ले लेते हैं, हम आगे चलते हैं साथ। शायद हम नहीं समझा पाए, शायद मैं नहीं समझा पाया, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे लगता है कि इससे बड़ा विषय नहीं हो सकता। और पंजाब जो मार्शल कौम का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, निश्चित रूप से ने प्रधानमंत्री जी के इस वाक्य कि चलिए हम आगे बढ़ के देश के लिए काम करें, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है पंजाब ने इसको जिस तरह से लिया है, जिस खुशी के साथ में लिया है, पंजाब की कांग्रेस सरकार का फेलियर और वर्तमान सरकार की पार्टी और संगठन के बीच का झगड़ा, उसके बारे में मैं चर्चा करूँ, मुझे लगता है कि वो बेमानी है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। अकाली की जिस तरह से जो है उनके प्रति जिस तरह से जनता में विश्वास की कमी है, आम आदमी पार्टी का बबल पा जो है वो पंजाब में ब्लास्ट हो चुका है। विकास की दृष्टि से देखते हुए ऐसा प्रदेश जो कभी देश का 1 नंबर प्रदेश हुआ करता था, जो देश में ज़ीरो डेब्ट का प्रदेश हुआ करता था, आज 4 लाख करोड़ के कर्जे वाला प्रदेश है। हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। आज पंजाब जूझ रहा है गरीबी से, पंजाब विकास के बाट जो रहा है। ऐसी परिस्थिति वाले पंजाब में रहने वाले लोग विकास के लिए केवल और केवल एक पार्टी की तरफ देखते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पहली बार 23 सीटों से आगे बढ़कर के पूरी 117 सीटों पर चुनाव की तैयारी के साथ आगे जा रही है, मैं एक साधारण किसान के नाते और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते कह सकता हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने वाली है। पुराने पार्टनर की आपने बात की कि उनका तो विश्वास जो है वो खो चुके हैं, अकालियों की जो बात है। नए पार्टनर की अगर बात करें, आप अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिल के आए, गले भी मिल के आए हैं, मुलाकात भी हुई है, क्या बात हुई? देखिए, अमरिंदर सिंह साहब को मैं एडमायर करता हूँ उनकी राष्ट्रवादी सोच के कारण से, और फौजी आदमी हैं वो। मुझे लगता है कि राष्ट्र की रक्षा प्रथम है, ये उनके DNA में है। लाखों लाख लोगों ने उनकी जिस कौम से वो आते हैं, उन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के मानबिंदुओं गाय, गंगा, गौरी, गाय, गीता, इन गायत्री, इन सब की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी है। इसलिए अमरिंदर सिंह साहब से गले मिलना, मुझे लगता है उसका राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। अमरिंदर सिंह साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, मेरे पार्टी के लीडर्स ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना है। मुझे लगता है कि इससे आगे की टिप्पणी अभी करना अनुकूल नहीं होगा। जो कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में देश प्रथम है,
और विकास के माध्यम से हम देश को दुनिया का सर्वप्रथम देश बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ में काम करने के लिए हमारे साथ हम कदम होना चाहे, हम बाहें पसार करके उसका स्वागत करेंगे। वो कहते भी हैं बीजेपी की बी पार्टी, इसको आम आदमी पार्टी बोला जाता है। तो पंजाब के चुनाव में आप आम आदमी पार्टी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछली बार आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एडवांटेजियस पोजीशन में थी, क्योंकि नई नई पार्टी गई थी, लोगों ने के मन में एक उत्साह था। 2014 में की परिस्थितियों के कारण से 2017 में उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी शायद सरकार बना चुकी है, लेकिन जिस पार्टी के 60% एमएलए पार्टी छोड़ करके चले हुए हों, चुने हुए एमएलए, जिस पार्टी के आधे से ज़्यादा जो है जिलाध्यक्ष पार्टी में से इधर उधर होने के, जिला प्रभारी इधर उधर होने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि अब उसका कोई भविष्य बचा नहीं है। 3 कृषि कानून बिल वापस हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आप पंजाब में लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अधिसंख्यक लोग पंजाब के, जो गांव में किसान बैठे हैं, आज पंजाब जैसा प्रदेश जिसकी 4 करोड़ आबादी है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यहाँ बॉर्डर पर आज कितने लोग बैठे? क्या वही पंजाब है? जैसा मैंने कहा कि देश के अधिसंख्य किसान, अधिसंख्य जब मैं कहता हूं तो शायद 90% किसान होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे, वो इस किसान कानून के विरोध में नहीं थे, लेकिन अन्नदाता का सम्मान बना रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबको साथ लेकर के, सबके विकास के लिए, सबको विश्वास में लेकर के काम करें। जैसा मैंने कहा, इसके नाते प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय किया, और उस निर्णय के बाद में हालात एकदम उलट गए। अब पंजाब में आप जाकर के, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल्याण में जाकर के, गांव चौपाल में जाकर के चर्चा करिए और पूछिए कि अब जो लोग बैठे हैं, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। शेखा साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यह रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात की हमने पंजाब की, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की सरकार को 3 साल होने को आ रहे हैं। आपका राजस्थान की राजनीति से भी काफ़ी गहरा नाता रहा है। ये 3 साल में आप गए बगैर उनकी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, उन सबको लेकर आप बहुत मुखर होते रहे हैं, बीजेपी के सभी नेता। इस 3 साल के शासन को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ये मानती होगी कि हमारा दुर्भाग्य है कि 2018 में हमने गलती से कांग्रेस को वोट दिया, और अक्रॉस द सेगमेंट्स किसान ये मानता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, युवा ये मानते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, माताएं बहनें ये मानती है हमारे साथ में धोखा हुआ, और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये मानता है कि हमारे साथ ठगी हुई है। और मैं ये कहता हूँ, मैंने एक दिन एक पत्रकार मित्र से पूछा कि आप मुझे प्रश्न करते हो, मैं आपको प्रश्न करता हूं कि जो ट्वीट हमने किए, जो मुद्दे हमने उठाए, जो बात हमने की, चाहे वो महिला सुरक्षा से लेकर के हो, चाहे वो पुलिस का मनोबल गिरने से हो, चाहे अपराधियों के थाने से छुड़ाए जाने को लेकर के हो, चाहे विकास की दौड़ में राजस्थान के पिछड़ने से हो, चाहे आपसी विग्रह के कारण से जिस तरह के आर्थिक हालात राजस्थान में पैदा हुए हैं उनको लेकर के हो, इन सब विषयों पर जितने भी प्रश्न हमने खड़े किए, क्या उनमें से एक को भी आप गलत ठहरा सकते हो? देखिए, राजस्थान की जनता इंतज़ार कर रही है, और ये जो उपचुनावों का ढिंडोरा माननीय मुख्यमंत्री जी पीट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी 4थे नंबर पे आ गई और 3रे नंबर पर आ गई, ये खुशफहमी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। हालात बहुत दूसरे हैं। लिटमस टेस्ट पंचायती राज चुनाव में हुआ। राजस्थान की पंचायती राज के चुनाव को समीक्षा करिए, पिछले 35 साल में सरकारें बदलने के साथ में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी का पंचायती राज में दबदबा होता है। अब की बार हम सत्ता में नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए 4 टुकड़ों में चुनाव कराए, अभी 5वें टुकड़े में चल रहा होगा। कभी 3 अपनी सरकार को बचाने के लिए, कभी एक्सपेंशन न करना पड़े इसको रोकने के लिए, इसको एक टूल के रूप में उपयोग किया गया। पंचायती राज संस्थान जो राजस्थान से देश में प्रारंभ हुआ था उसको फुटबॉल बना करके, मखौल बना करके इन्होंने रखा, लेकिन फिर भी 17 जगह भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने। तो इसलिए केवल धरियावत और वल्लभनगर से खुशी आपको मुबारक, हकीकत आपको 1.5 साल बाद में जब जनता प्रश्न खड़ा करना पड़ेगी तब पता लगेगी। महंगाई को लेकर के बार बार ये कांग्रेस सड़कों पर नजर आती है,
बीजेपी के पास इतने मुद्दे भी हैं, आपने मुद्दे गिनाए सरकार के खिलाफ, इतने मुद्दे भी हैं सरकार के जो अगेंस्ट में है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतनी एक्टिव नजर नहीं आती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है बूथ से लेकर के मंडल से लेकर के सब जगह जन आक्रोश प्रदर्शित किया। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आता है तब कोविड का खतरा बहुत बढ़ जाता है, कोविड के नाम पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार मिलकर के ओमिक्रॉन के खतरे के बीच में जब स्टेटमेंट देती है और उनके मंत्री अजीबोगरीब बयान देते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो वायरस पीछे पता नहीं कौन से वायरस को ख़त्म करने के लिए आया है, तो इस तरह के बयान देते हैं, तब सारे खतरे समाप्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरह की टिप्पणियाँ की है, उस टिप्पणी के बाद में मुझे लगता है कि अब उनको उनकी सरकार ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया, उनके मंत्रियों ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया। और इससे आगे बढ़ कर के मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रियों ने हमको फील्ड से रिपोर्ट किया है। एक बार बीडी कल्ला साहब से पूछ लें कितने काले झंडे दिखाए थे, एक बार सुभाष गर्ग से भी पूछ लें कि वहाँ उनके क्या हालात हुए थे, एक बार महेंद्र चौधरी से भी पूछ लें कि लोगों ने किस तरह से जो है आक्षेप लगाए थे, और सिरोही में जो सज्जन गए थे उनसे भी पूछ लें कि उनको क्या क्या सुन के आना पड़ा था। इसलिए केवल मीडिया में आकर के कहना कि हमारे मंत्रियों ने कहा है कि जनता में भारी उत्साह है, सरकार के तंत्र का उपयोग करके सरकारी संसाधनों के दम पर आप एक रैली में कुछ लोग इकट्ठा कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी जनता की भावनाओं को आपके इसके को समझ अगर नहीं पाए, आपके जैसे 50 साल का अनुभव रखने वाले राजनीतिज्ञ, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी जादूगरी छिपी हुई है। मुख्यमंत्री अभी लगातार एक बात और कहता रहे, जो पिछले साल हमने देखा था, अगस्त का महीना था, राजस्थान सरकार लग रहा था संकट में है, गिर जाएगी। सीएम गहलोत जो है वो आज भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की थी और उसमें वो केवल उनकी जादूगरी की वजह से वो सरकार बच पाई है। फोन टैपिंग का मामला भी आया था जिसके बारे में आपने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवा रखी है। उन्होंने बहुत सारे अनर्गल आरोप लगाए थे उस समय में, जब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पीसीसी चीफ, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, उनकी पार्टी का अध्यक्ष और उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री भी है, वेरियस मिनिस्टर्स और विधायक और सारे सीनियर एमपीज सब इकट्ठे होकर के और बाहर निकले। उन्होंने कितने तरह के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि उनको जबरन कैद करके रखा गया है, उन्होंने नकारा निकम्मा तक कहा, उन्होंने कहा कि उनको बाउंसर्स लगा दिए, घर वालों से बात नहीं करने दी जा रही है, बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अब तो आपने उनको वापस मंत्री भी बना दिया, कम से कम उनमें से कोई तो बाहर आकर के ये कहे कि हमको बीजेपी ने ज़बरदस्ती रोका था। जिन लोगों ने बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्ती रोका था, बाउंसर्स लगाए थे, उनकी पत्नियों से फ़ोन पे बात नहीं करने दी थी, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। राजस्थान की सरकार आपके पास में, पूरी पुलिस आपके पास में, आपने मुकदमा दर्ज कराया सिडेशन का। इस देश के इतिहास में पहला विषय उदाहरण होगा कि देश की सरकार के एक मंत्री के ऊपर आपने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया और 15 दिन बाद में उसको विड्रॉ कर लिया। ये कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपनाने, और अभी 2 दिन तक पहले जिस तरह का बयान दिया है, ये गहलोत साहब, मुझे लगता है कि आपकी जादूगरी सिर्फ इतनी ही है। जादूगर कौन होता है? जो वास्तव में नहीं है वो दिखाने का एहसास आपको करा दे, वो जादूगर। कि जब निकाला रुमाल और उसमें से कबूतर निकल गया। राजनीति में ऐसी जादूगरी आपको मुबारक कि जो नहीं है वो आप राजस्थान की जनता को दिखा करके भ्रमित करने की कोशिश करते हो। जो वास्तविकता है उनको अपने जादू के बल पे छुपाने की कोशिश करते हो। हम तो मोदी जी के फॉलोअर हैं, जो करते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपकी पार्टी की बात करते हैं राजस्थान में, अभी हाल ही में अमित शाह जयपुर आए थे और वो बोल के गए हैं कि 2023 में जब यहाँ राजस्थान में चुनाव होंगे तो मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम का फेस नहीं होगा। हालांकि अपने आपके बीजेपी में ये परंपरा है कि संसदीय बोर्ड ही सीएम का फेस तय करता है, लेकिन कांग्रेस ने एक बात और उस दिन बोली थी, उसी दिन, कि वो आपको बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए राजस्थान आए थे। मुझे उनके आकलन का आधार पता नहीं, किस आकलन के आधार पर उन्होंने ऐसे कहा है, या उसके पीछे भी उनकी कोई जादूगरी या बाजीगरी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का गृह मंत्री, हम सब का संगठन की दृष्टि से सबसे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक व्यक्ति यदि कहता है, और वहाँ से लेकर के मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता तक सब लोग ये कहते हैं
कि हमारी पार्टी में ये परंपरा नहीं है। देश का राजनीति का विश्लेषण करने वाला हर एक व्यक्ति जिस बात को स्वीकार करता है, उसको कोई एक कांग्रेस का अदना सा आदमी ये कहे कि नहीं ये इसके लिए आए थे, अब उसकी गंभीरता को तो साहब वही समझ सकते हैं। आपसे अगर राज्य या केंद्र की राजनीति में से किसी एक को चुनने का आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जिस संगठन की जिस विचारधारा से आता हूं, जिस पाइपलाइन से आता हूं, हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पद भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ जिम्मेदारी या दायित्व ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं पार्टी का और संगठन का अनुशासित सिपाही हूँ। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है। देश की सरकार में काम करने का, एक जनप्रतिनिधि के नाते काम करने का दायित्व दिया था। आज से 30 साल पहले मुझे छात्र संघ में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का दायित्व दिया था। बीच के 15 साल में मुझे सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने का दायित्व दिया था। मेरे मन में कोई फ़र्क नहीं था, एक ही उत्साह था, एक ही उमंग थी, एक ही उत्कंठा थी कि हम देश का सम्मान बढ़ाएंगे। मुझे अगर ये कहेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, मैं खुशी से करूंगा, और मुझे कहेंगे कि वनवासी कल्याण परिषद में जाकर के वनवासी बंधुओं के साथ में काम करना है, मैं और भी ज़्यादा खुशी से काम करूंगा। मेरे लिए न स्थान महत्वपूर्ण है, न मेरे लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मेरे लिए केवल और केवल यदि एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी बनकर उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर सकूँ। हमसे बातचीत करने के लिए और इस खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत साहब। धन्यवाद, आपका सब बहुत धन्यवाद। तो ये थी खास मुलाकात, इसमें आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।